जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं तो दिल्ली सल्तनत का अगला वंश जो कि आपको देखने को मिलेगा, सैयद वंश के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आपने देखा था कि वीडियो नंबर 1 में हमने जो मध्यकालीन भारत की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमण के बारे में डिटेल में रिवीजन किया था। साथ ही साथ बता दें फ्रेंड्स, जो दूसरा वीडियो हमने रिवीजन किया था तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश आपको देखने को मिलता है, गुलाम वंश, तो उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तो उन सब का रिवीजन किया था। तीसरे वीडियो के माध्यम से हमने फ्रेंड्स जो रिवीजन किया था तो खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में डिटेल में डिस्कशन के साथ साथ रिवीजन किया था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं तो सैयद वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें फ्रेंड्स सैयद वंश के बारे में, तो सैयद वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख वंश था, या बात करें इसका कार्यकाल या दिल्ली पर कब से कब इसका शासन था, यानी सैयद वंश का शासन जो कि दिल्ली पर कब से कब था, तो आपको देखने को मिलेगा कि 1414 से लेकर के 1451 तक के बीच जो कि दिल्ली पर जिस वंश का शासन था तो वो था सैयद वंश का। अगर बात करें फ्रेंड्स सैयद वंश के संस्थापक के बारे में, तो हमने ट्रिक के माध्यम से फ्रेंड्स जब पढ़ा था तो आपने बताया था वहाँ पर कि खिज्र खां जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। बात करें सैयद वंश के संस्थापक के बारे में तो खिज्र खां थे। सैयद वंश को स्वयं को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का साहब का वंशज बताते थे, यानी सैयद वंश के जितने भी शासक हैं वो सब जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज खुद को बताते थे। अगर बात करें यह सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश है, तो आप फ्रेंड्स जो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र शिया वंश कौन सा था, तो सैयद वंश था। जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो लोधी वंश तो एक अफगानी वंश था, यानी अफगान का जो शासक थे तो वो दिल्ली पर जो शासन करते हैं तो लोधी वंश। तो सेम वैसा ही आपको फ्रेंड्स इस वंश में देखने को मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत पर एकमात्र शिया वंश जिसने शासन किया था तो सैयद वंश था। अगर बात करें 1358 ईस्वी में तैमूर के भारत आक्रमण के समय खिज्र खां ने उसकी सहायता की थी। तो फ्रेंड्स जैसे हमने जब गुलाम वंश पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि इल्तुतमिश के समय जो पहला आपको देखने को मिलेगा तैमूर का जो भारत आगमन होता है वो इल्तुतमिश के समय होता है। वहीं बात करें जो दूसरी बार आता है इल्तुतमिश, तो वो किसके समय आता है, तो खिज्र खां के समय आता है, जिस कारण तैमूर ने भारत से लौटते समय उसे मुल्तान, लाहौर या बिपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अगर बात करें 1414 में खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, यानी जो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था वो 1414 पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि उसने स्वयं को रैयते आला कहलाता था, यानी कहा जाता था। जो खिज्र खां को क्या कहा जाता था तो आपसे पूछता है तो रैयते आला कहा जाता था। खिज्र खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधित्व बताया था, यानी खिज्र खां ने अपने आप को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख खान का प्रतिनिधित्व बताया था। अगर बात करें खिज्र खां की मृत्यु के बारे में, तो 1421 ईस्वी में खिज्र खां की जो कि मृत्यु हुई थी। इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। मुबारक शाह ने खुतबा पढ़वाया था और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। साथ ही खुतबे में तैमूर वंशजों और सिक्कों से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया था। तो फ्रेंड्स आपने देखा था जब हम तुगलक वंश पढ़ रहे थे तो वहाँ पर देखा था जो तुगलक वंश के शासकों ने भी सिक्का चलवाया था। अगर बात करें इसने सिक्कों पर अपना नाम मुइज़ुद्दीन मुबारक खुदवाया था। मुइज़ुद्दीन मुबारक किसने खुदवाया था सिक्कों पर नाम, तो आपको देखने को मिला कि मुबारक शाह ने खुदवाया था। अगर बात करें 1433 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना किया था, तो किसने किया था, तो मुबारक शाह ने किया था। अगर बात करें तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याहिया बिन अहमद द्वारा लिखा गया था, तो आपसे पूछता है तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है, तो याहिया बिन अहमद के द्वारा लिखी जाती है, जो मुबारक शाह के शासनकाल में किया गया था, जिसने इस वंश की जानकारी मिलती है, यानी इस वंश की जानकारी जो कि तारीख़ मुबारक शाही पुस्तक से मिलती है। अगर बात करें फ्रेंड्स भटिंडा और दोआब के विद्रोह में जो आपको देखने को मिलेगा,
तो भटिंडा और दुआब के जो विद्रोह में आपको फ्रेंड्स देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा मुबारक का समय में हुआ था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, यानी जो सैयद वंश था उसका जो अंतिम शासक था तो कौन था? अलाउद्दीन शाह आलम था। और संस्थापक तो खिज्र खां था। अलाउद्दीन शाह आलम इस वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। अगर बात करें 1451 में बहलोल लोधी ने इसकी हत्या कर दी और लोधी वंश की स्थापना कर दी। बात करें वहीं फ्रेंड्स लोधी वंश के बारे में, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोधी वंश का कार्यकाल था, यह दिल्ली जो एकमात्र शासन करने वाले अफगान वंश कौन था? तो लोधी वंश था। अगर इसके शासनकाल की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि 1451 से लेकर के 1526 के मध्य, यानी आपको देखने को मिलेगा 1451 से लेकर 1526 के मध्य जो दिल्ली पर शासन कर रहा था तो कौन था? तो लोधी वंश था। संस्थापक की बात करें तो आपसे एग्जाम में पूछता है, तो बहलोल लोधी इस वंश के संस्थापक थे। अगर बात करें फ्रेंड्स, यह अपने दरबारियों के सम्मान में खड़ा रहता था और उनके बैठने के बाद ही बैठता था। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था, यानी लोधी वंश के जो शासक थे उन्होंने जौनपुर पर आक्रमण किया था, यानी बहलोल लोधी ने जौनपुर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया था। इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहते थे। बहलोली सिक्का अकबर के काल तक प्रचलन में था। बहलोली लोधी यानी बहलोल लोधी अपने दरबारों के सरदारों को मकसद ए अली कह कर के पुकारता था, यानी बहलोल लोधी जो था वो अपने सरदारों को मकसद ए अली के नाम से कह कर के पुकारता था। बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक रायगढ़ को 1487 ईस्वी में पराजित किया। यह उसका अंतिम अभियान था। तो आपसे पूछता है कि बहलोल लोधी का अंतिम अभियान कौन सा था? तो रायगढ़ यानी ग्वालियर के रायगढ़ के विरुद्ध था। कब था? तो 1487 ईस्वी में था। अगला शासक सिकंदर लोधी बना, यानी लोधी वंश का जो अगला शासक बहलोल लोधी के बाद कौन बना? तो सिकंदर लोधी बना। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन अगर लोधी वंश से पूछता है तो यहीं से आपको देखने को मिलेगा। यह इस वंश का सबसे योग्य शासक था। तो आपसे पूछता है कि लोधी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? तो आपको देखने को मिलेगा सिकंदर लोधी था। अगर बात करें सिकंदर लोधी के बारे में, तो इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछता है कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा। कब की गई थी? तो आप बताइएगा। 1504 ईस्वी में की गई थी। और इसने 1506 में अपनी राजधानी बनाई, यानी आगरा की स्थापना करके उसको अपनी राजधानी बनाता है। बात करें गुलरुखी नामक पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सिकंदर लोधी के द्वारा लिखी गई थी। इसने ज़मीन की पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी नामक एक मापक बनाया जो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 30 इंच के बराबर होता था। इसने खाद्यान्न के पदार्थ से कर हटा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने खाद्यान्न से कर हटा दिया था? तो सिकंदर लोधी था। इसने ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मज़ार पर जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली सल्तनत पर का वह कौन सा सुल्तान था जिसने महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो सिकंदर लोधी ने लगाया था। अगर बात करें लोधी वंश के अंतिम शासक के बारे में, तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। इसे 1514-18 में खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोधी के संबंधी आलम शाह और दौलत खां ने इब्राहिम लोधी को मारने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है, जिसमें बाबर विजयी होता है तथा इब्राहिम की लोधी की जो हार होती है, साथ ही साथ इब्राहिम की हत्या कर दी जाती है। लोधी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना कर जाती है, यानी पानीपत के युद्ध के बाद ही भारत में जो मुगल वंश की नींव पड़ती है। यह बात करके जो मुगल वंश की स्थापना होती है तो पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 1526 के बाद ही होती है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर बात करें, इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसे युद्ध के दौरान या मैदान में मारा गया था। बात करें दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दिल्ली सांस्कृतिक व्यवस्था, दिल्ली सल्तनत इस्लामिक कानून लागू थे, किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इसी कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा। सल्तनत काल के अधिकतर अधिकारी अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। अगर वित्तीय व्यवस्था की बात करें तो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य हथियार कृषि एवं व्यापार था। अगर बात करें प्रमुख कर के बारे में, तो उस्र, मुत्तई, खराज,
चरी और घरी। चरी किस प्रकार का कर था, तो चारागाहों के द्वारा लिया जाने वाला कर था, यानी चारागाहों पे जो कर लगाया जाता था वो चरी, घरों पर जो लगाया जाता है या मकानों पे जो लगाया जाता था वह घरी। खराज हमने आपको जजिया ज़कात खुम्स खराज के बारे में भी प्रिंस आपसे पढ़ाया बताया था। अगर बात करें खुम्स को मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह लूट का धन होता था। जजिया ज़कात मुख्य राजस्व नहीं मानते थे क्योंकि यह एक धार्मिक कर था। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जजिया ज़कात किस प्रकार के कर हैं, तो एक धार्मिक कर थे। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स यहाँ से संबंधित की, तो आप बहुत सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन कि जजिया सर्वप्रथम किस के द्वारा लागू किया गया था। तो आप देखें कि जो पहली बार अरब आक्रमण होता है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जो कि जजिया कर लगाया था। अगर बात करें टैक्स या कर वसूलने का सबसे छोटा जो होता था ग्रामीण या अधिकारी, तो चौधरी होता था, जबकि सबसे बड़ा अधिकारी इक्तादार होता था। जब इक्तादार निश्चित टैक्स से भी अधिक टैक्स वसूल कर लेता था तो इस अतिरिक्त आय को फवाजिक या फवाजिल कहा जाता था। टैक्स वसूलने में तो हो रहे भ्रष्टाचार की निगरानी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज नामक एक विभाग बनाया था। सल्तनत काल में टाका जीतल भी प्रमुख सिक्के थे जिसे इल्तुतमिश ने चलाया था। यानी आप देखे थे कि गुलाम वंश के जो शासक, इलबरी वंश के शासक जो आपको देखने को मिलेगा इल्तुतमिश थे, तो उसके द्वारा जो कि सिक्का चलाया जाता था, तो टाका और जीतल नामक दो प्रमुख सिक्के चलाए जाते हैं। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह ने अपने सिक्के पर खलीफा का चित्र बनवाया था। अगर सल्तनतकालीन धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो जाबिद राज्य के कानून को जाबिद कहते थे। शरीयत या हदीस धार्मिक कानून को शरीयत या हदीस कहा जाता था। दीवाने रिसातल ये धार्मिक मामलों की जांच करते थे। दस्तार बंदान ये उलेमाओं का समूह था जो सर पर साफा या पगड़ी बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरुओं का उलेमा कहते हैं। अगर बात करें सल्तनतकालीन स्थापत्य या वास्तुकला के बारे में तो भवन निर्माण की कला का स्थापत्य कला कहते हैं। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब की आकृति का निर्माण सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा में कराया था। अगर बात करें अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। बात करें बड़े आकार के मेहराब या दीवार का निर्माण खिलजी वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। बलबन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में, यानी कि बलबन के द्वारा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में मकबरा बनवाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कुछ प्रमुख कार्य तथा शासकों के द्वारा कुछ किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में, तो शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में किसके द्वारा बनवाई जाती है, तो भारत की प्रथम निर्मित मस्जिद थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई जाती है। वहीं फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा कि मस्जिद की दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश उत्कीर्ण है। यानी आपको देखने को 2.5 दिन की झोपड़ा मस्जिद जो बनती है उस पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश यानी उकेरे गए हैं। वहीं बात करें इल्तुतमिश के द्वारा कुछ बनाए गए प्रमुख मीनारे, तो कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है। सुल्तानगढ़ी का साथ ही साथ सुल्तानगढ़ी या नसरुद्दीन महमूद का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रैच शैली से बना है। यह भारत में निर्मित पहला मकबरा था। तो आपसे पूछता है कि स्क्रैच शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा कौन सा था, तो इल्तुतमिश का मकबरा अगर बात करें कहाँ पर है, तो दिल्ली में स्थित है। बलबन के द्वारा कुछ किए गए कार्यों की बात करें तो बलबन का मकबरा दिल्ली में शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा सीरी नगर दिल्ली 1000 खंभा महल किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। हौज दिल्ली किसके द्वारा बनवाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया दिल्ली में, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अगर बात करें दीवाने मुस्त खराज ये संबंधित विभाग कौन सा था, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो दीवाने मुस्त खराज वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। दीवाने कोही कृषि विभाग था जो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग जो बलबन के द्वारा बनवाया गया था। दीवाने बंदगान दास विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया जाता है। वहीं दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाता है।
दीवाने इब्तिहाफ पेंशन विभाग फिरोज शाह तुगलक के यानी तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए जाते। तो यहाँ से भी पूछता है कि दीवाने कोही किस विभाग से संबंधित है, तो कृषि विभाग से। किसके द्वारा इसकी बनाने या बनाने वाला शासक कौन था या सुल्तान कौन सा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर बात करें सल्तनत कालीन साहित्य के बारे में, तो जहाँ से आपको क्वेश्चन फ्रेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो सल्तनत काल में जो भाषा थी या दरबारी भाषा, तो फारसी का प्रचलन था। सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि अमीर खुसरो थे, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया, किंतु वो 9 वहाँ से भाग गए। ये बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक किस यानी 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। तो आपसे पूछता है कि अमीर खुसरो कितने दरबार या कितने शासकों के दरबार में रहे थे, तो 7 राजाओं के दरबार में रहे थे। अगर पूछता है तो बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक। वहीं बात करें, इन्हें अपने दरबार में संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ये हिंदी, फारसी तथा खड़ी बोली के जानकार थे। इन्होंने सर्वाधिक रचनाएं यानी खड़ी बोली में की थी, यानी खड़ी बोली में जो सर्वाधिक रचनाएं की थी, तो किनके द्वारा की गई थी, तो अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। इनके सबसे प्रमुख रचने तारीख़ दिल्ली है। इन्हें तोताई हिंद यानी अमीर खुसरो को तोताई हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, इन्हें तबला तथा सितार के आविष्कारक के नाम से भी जाना जाता है। यानी तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया था, तो आपको देखने को मिलेगा कि फ्रेंड्स अमीर खुसरो ने किया था। खड़ी बोली के जनक कौन थे, तो अमीर खुसरो थे। तोताई हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। बात करें सितार का हिंदू मुस्लिम का मिश्रण कहते हैं। सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, जिसे फतुहे फिरोज शाही के कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, साथ ही साथ सैयद वंश और लोधी वंश से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, या बात करें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उन सभी का लगभग हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। अब जो बचता है तो दिल्ली सल्तनत से, तो वो बचता है वन लाइनर फॉर्म में। तो वन लाइनर फॉर्म को चूँकि हमने एक छोटे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि वो रिवीजन के तौर पर क्विक रिवीजन के तौर पर रहेगा, तो उसको एक छोटी वीडियो के माध्यम से बना के हम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज के इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, यानी कि आज के इस वीडियो में सैयद वंश और लोधी वंश से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, साथ ही साथ जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, उन सभी को हमने लगभग डिस्कशन कर लिए हैं। अगला वीडियो जो आएगा तो वो सल्तनत काल से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उनको हमने एक छोटे वीडियो के माध्यम से आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।